हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां इसको स्टडी करेंगे और ये चैप्टर 2 है 9th क्लास का। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बिस्मिल्लाह खां के बायोग्राफी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने बचपन से ही उसका जो जुनून रहा था, यानी क्यूरियोसिटी रहा था, पैसन जो रहा था म्यूजिक के प्रति रहा था, शहनाई के प्रति रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझने का कोशिश करते हैं। मैं पहले बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में ही हुआ था, एक डुमराव जगह पे, एक डुमराव गाँव में। ठीक है, इसके फादर का नाम होता पैगंबर बख्श। ठीक है, आपको नॉर्मली याद रखना है कि वो डुमराव बिहार से ही बिलोंग करते थे। हम लोग तो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं वो। और उसके फादर के क्या नाम रहता है, पैगंबर बख्श। ठीक है, ये भी एक म्यूजिशियन ही होते हैं, वो टेम्पल में अपना कहीं शहनाई बजा रहे होते हैं। और इसके जो फैमिली मेम्बर देखते हैं ना, एक हायरार्की देखते हैं फैमिली का। जो उसके जो ग्रैंड फादर भी होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं शहनाई राजा के दरबार में ही बजा रहे होते हैं, जो हमको स्टोरी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2001 में इसको भारत रत्न से नवाजा गया था, अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ जो चीज़ है ना, आपको फैक्ट याद रखना होगा 2001 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको बिग ब्रेक मिलता है ऑल इंडियन रेडियो में, जो 1938 में ओपन हुआ था लखनऊ में। तो बिग ब्रेक का मतलब क्या हुआ, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसको अपने राग, ठीक है, अपने धुन जो शहनाई है उसको बजाने का मौका मिलता है रेडियो के थ्रू, यानी पूरे देश को संबोधित करने का मौका मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राग काफ़ी, जो रेड फोर्ट से, यानी हमारे इंडिपेंडेंस के दिन ही वो राग काफ़ी गाते हैं रेड फोर्ट से। ठीक है, और पूरे देश को संबोधित करते हैं, ग्रीट करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके बाद विजय भट्ट एक फिल्म बनाते हैं गूंज उठी शहनाई। ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट लेते हैं। इसके बाद विक्रम श्रीनिवास, ठीक है, कनाडा में एक फिल्म बनाते हैं सन्निधि अपन्ना। ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट होते हैं और दोनों जो होता है ना, ब्लॉकबस्टर होता है उस समय का, काफ़ी फेमस होता है। तो इसके बाद वो 2 ही फिल्म करके छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आर्टिफिशियलिटी में मुझे इंटरेस्ट नहीं, जो रियलिटी होना चाहिए वो चीज़ रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इसके लास्टली मैं इसको कंक्लूड करूँगा। उसको प्यार से आदमी उसे खान साहब बुलाते थे, प्यार से उसे खान साहब बुलाते थे, तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन स्टोरी को देखते हैं। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी जो स्टार्ट होती है एम्पायर औरंगजेब के दरबार से। तो बताते हैं इस स्टोरी में कि औरंगजेब ना पुंगी को अपने दरबार में बंद करा दिए थे, बैन करा दिए थे। क्यों? कि पुंगी का जो आवाज़ होता था ना, वो काफ़ी थ्रिलिंग होता था, अनप्लीजेंट होता था, इसलिए इसे बैन करा दिया गया था। और कोई आदमी सोचा नहीं होगा कि यही पुंगी बाद में चल के ना कहीं बहुत फेमस हो जाएगा, जिसे यानी मंदिर में, इसके बाद शादी में बजाया जाएगा। क्योंकि एक पुंगी इस बाद में शहनाई का आवाज़ को ना एक ऑस्पिशियस आवाज़ माने जाने लगा था। ठीक है, उसको शुभ माने जाने लगा था। तो इसीलिए जब आप नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे पुंगी बोलते हैं, शहनाई बजाया जाता है। ठीक है, शादी में और टेम्पल में। तो बहुत सारे टेम्पल में, बनारस के टेम्पल में हमको अलग अलग टेम्पल में देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, एक बार्बर होते हैं, वो एक हॉलो स्टीम लेते हैं। हॉलो स्टीम का मतलब वो एक जैसे बैम्बू होता है, बाँस होता है, उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो खाली होता है। तो उसके बॉडी पे क्या करते हैं, 5, 6, 7 होल कर देते हैं, और जैसे उसमें हवा भर के बजाते हैं, और उस हवा का जो होल होता है, जैसे आपको बांसुरी होता है ना, इसके ऊपर में जो होता है इसको फिर बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद क्या होता है, इसको जब ओपन किया जाता है तो अलग अलग प्लीजेंट साउंड निकलता है। ठीक है, तो इसको जब बजाया गया तो बहुत ही प्लीजेंट साउंड निकला, और इसको ले जा करके राजा के दरबार में बजाया गया। राजा को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जो भी मंत्री थे आसपास में, सबको अच्छा लगा। और इसको बाद में जा करके वही नया जो इंस्ट्रूमेंट बना था, इसको बोला जाता है न्यू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इसका लास्ट नाम जा करके पड़ जाता है शहनाई। शहनाई जो नाम पड़ता है, शाह के दरबार में फर्स्ट बार इस इंस्ट्रूमेंट को
बजाया जाता है, और वो जो बजाया जाता है नाई के द्वारा। नाई मतलब होता है बार्बर, ठीक है, तो बार्बर के द्वारा बजाया जाता है शाह के दरबार में, तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो पड़ जाता है शहनाई, ठीक है। तो आपको नॉर्मल से याद रखना है कि शहनाई क्यों नाम पड़ता है, तो शाह के दरबार में बजाया जाता है, और ये जो बजाने का जो काम करता है नाई बजाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है शहनाई, ठीक है। आगे होकर क्या चलता है, जब हम देखते हैं ये कि सेकेंड में शहनाई बिगिन टू कंसिडर द ऑस्पिशियस, इसको ऑस्पिशियस माना जाने लगता है, सब मानते कि ये ऑस्पिशियस है, तो इसीलिए उसको टेम्पल में और वेडिंग में बजाया जाता है। ये जो शहनाई होता है जब मंदिर समय बजाया जाता है और किसी वेडिंग में, इसके बाद जो होता है इसको बोला जाता है नौबत। नौबत क्या होता है, 9 इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन होता है, या इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल असेंबल, ठीक है। 9 इंस्ट्रूमेंट फॉर रॉयल कोर्ट, इसको रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था 9 इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद द इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल स्टेज ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह का, और क्लासिकल स्टेज तक लाने में, एक हायर स्टेज तक लाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का काफ़ी योगदान रहा है। शहनाई को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का रहा है, शहनाई को बहुत एक ऊंचाई तक लाने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब वो 5 साल का होता है तो डुमराव के गांव में गिल्ली डंडा खेल रहा होता है, जो बिहार में डुमराव जो है बिहार में है, और वो बिहारी जी के टेम्पल में यानी भोजपुरी के चैते गाने जाते हैं, जहाँ पे 1.25 kg को उसको लड्डू मिलता है, किसी महाराजा का द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद उसको लास्टली 2001 में यानी भारत रत्न से भी नवाजा जाता है, तो हम देखते हैं कि इसको भारत रत्न भी मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के जो ग्रैंडफादर होते हैं उसका नाम होता है रसूल बख्श खान, ठीक है, रसूल बख्श खान, ठीक है, जो शहनाई बजाते हैं भोजपुर किंग्स कोर्ट में। भोजपुर के जो किंग होते हैं उसके कोर्ट में शहनाई बजाते हैं। इसके बाद इसके जो फादर होते हैं पैगंबर बख्श, वो भी किसी न किसी कहीं न कहीं टेम्पल में जाकर के शहनाई बजाते हैं। इसके बाद इसके जो पैटर्नल एंसेस्टर होते हैं वो भी कहीं न कहीं शहनाई बजा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं इसका जो हायरार्की होता है कहीं न कहीं वो शहनाई बजाने का काम करता है। जब वो पास 3 साल का होता है तो उसकी माँ जो होती है ना उसको बनारस ले जाते हैं अपने मैटरनल अंकल के पास, यानी अली बख्श। उसके मैटरनल अंकल का क्या नाम रहता है, अली बख्श, उसके पास। और अली बख्श जो होते हैं ना विष्णु टेम्पल बनारस में वो काम कर रहे होते, शहनाई बजा रहे होते, और बहुत ही अच्छा वो शहनाई बजा रहे होते। जब बिस्मिल्लाह का उस शहनाई का आवाज़ सुनते हैं तो वो काफ़ी क्या बोल सकते हो यानी अट्रैक्टेड हो जाता है उसके प्रति, यानी एक तरह से क्या कैप्टिवेटेड हो जाता है, यानी ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाता है उसको सुन करके, और उस चीज़ को सीखने का काम करते हैं। और वो अकेले सोलिट्यूड में जा करके कभी कभार भर दिन वो क्या करते थे, वो शहनाई बजाने का काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी मठ पे, गंगा के मठ पे या बालाजी या मंगला मैया के, ठीक है, या गंगा के जो किनारे में जा कर के अकेले वो क्या करते थे, वो यानी शहनाई बजाने का काम करते थे। और इसके बाद गंगा के बहती यानी पानी से उसको इंस्पिरेशन का सोर्स मिलता है। इसके बाद वो नया राग ढूंढता है, और वो ऐसा राग ढूंढता है कि जो शहनाई बजाने के क्षेत्र में किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये भी राग ढूंढा जाएगा, ये भी राग बजाया जा सकता है शहनाई से, जो बिस्मिल्लाह खां ने करके दिखा दिया। आगे हम देखते हैं जब वो 14 ईयर्स का होता है तो बिस्मिल्लाह खां को इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता है अपने मैटरनल अंकल के साथ, और वहाँ पे उस्ताद फैज़ खान जो होता है उसका पीठ थपथपाते हैं और बताते हैं कि ठीक है, वो बताते हैं वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम कठिन मेहनत करो और तुम ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो जब ओपन होता है तो इसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके बाद रेड फोर्ट पे जाकर के काफ़ी रात में जाकर के वहाँ से यानी देशवासी को ग्रीट करते, स्वागत करते और सुनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से भी मिलते हैं, और इसके बाद वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एक स्पीच देते हैं जिसको टेरिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, ठीक है, वो स्पीच का नाम होता है बिस्मिल्लाह खां। और बहुत सारे मेमोरेबल यानी
एक तरह से क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस देते हैं अपने देश में और अब्रॉड में भी। उसका जो फर्स्ट अब्रॉड का जो यात्रा होता है वो अफगानिस्तान होता है किंग जाहिर, ठीक है, शाह, किंग जाहिर शाह के दरबार में। जब किंग जाहिर शाह के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे जा करके वो शहनाई बजाते हैं तो किंग जाहिर शाह काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उसके आसपास जितने भी मेंबर्स होते हैं जो सुनने वाला होता है वो भी काफ़ी खुश होता है और बिस्मिल्लाह खां को उसको पर्सियन कारपेट देते हैं और कुछ सोवेनियर्स देते हैं। सोवेनियर्स मतलब होता है कोई मेमोरेबल चीज़ यादगार के लिए उसको देते हैं, ठीक है। और सब आदमी उसके म्यूजिक से फैसिनेटेड हो जाते हैं। बताता है इसके बाद विजय भट्ट उसके म्यूजिक को सुनता है किसी फेस्टिवल में बजाते हुए और इसके बाद वो उसको एक फिल्म में ऑफर करते हैं जिसका नाम वो होता है गूंज उठी शहनाई और ये ब्लॉकबस्टर होता है उस समय का। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं विजय विक्रम श्रीनिवास का जो एक फिल्म होता है सनिधि अपन्ना, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी फिल्म बहुत ही हिट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो अवार्ड का जो सिलसिला रहा ना काफ़ी तेज़ रहा, यानी बहुत सारा अवार्ड मिला, बहुत ही कम समय में उसको अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गया था। एंड इंडिया से फर्स्ट समय यूएसए के लिए इसको इनवाइट किया गया जो लिंकन सेंटर हॉल में उसको परफॉर्मेंस देना था, ठीक है। और इसके बाद उसने, ठीक है, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में जाके देते हैं, कैनिस ऑफ द आर्ट फेस्टिवल में जाके देते हैं, ओसाका ट्रेड फेयर में जाकर के वो अपना प्रदर्शन करते परफॉर्मेंस देते हैं। सो वेल नॉन बिकम द इंटरनेशनल दैट ऑडिटोरियम ऑफ द तेहरान, इसीलिए उसके नाम पे ना तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया जाता है जिसका नाम होता है तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम का एक वहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया जाता है उसके नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिस्मिल्लाह खां जी को पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से नवाजा जाता है, तो बहुत सारे उसको अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद भारत रत्न भी दिया जाता है 2001 में। इसके बाद जब उसको भारत रत्न मिलता है तो ये बताते हैं कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दिस इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए और ये जो हिंदुस्तान का है ना रिचेस्ट ट्रेडिशन है और ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर भी क्या कर रही है इसको फॉलो करें। वेस्टर्न कल्चर का मतलब क्या हुआ, वेस्टर्न पीपल का मतलब क्या हुआ, जो यूरोपियन है, जो यूरोप से आते हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को क्या कीजिए, म्यूजिक सिखाइए, जो हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं एक रिच कल्चर है। इसके बाद वो बताते हैं कि जब कभी मैं अब्रॉड जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मैं अपनी इंडिया को बहुत याद करता हूँ और जब कभी भी मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं अपने बनारस को बहुत याद करता हूँ, बनारस की गलियों को याद करता हूँ। और जब मैं और उसके गंगा नदी को याद करता हूँ। और बताते जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने गांव डुमराव के मठ को काफ़ी याद करता हूँ। जब एक बार क्या होता है, जब वो यूएस जाते हैं तो एक बच्चा बोलते हैं सर आप यहीं पे रह जाइए, मैं आपके लिए ना बनारस का वो जो मंदिर है ना सब कुछ यहाँ पे ला के दे दूँगा। तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी पूछते हैं क्या तुम गंगा को भी उठा के ले आओगे। तो देखिए कितना लॉजिकली बात करते हैं। तो इसका जो लगाव, इससे ये दिखाई पड़ता है कि उसका लगाव गंगा के प्रति, अपने बनारस के प्रति, अपने डुमराव गांव के प्रति कितना था। इसमें हम देखते हैं इसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल में उसको यानी शहनाई बजाने का मौका मिलता है। तो ये यहाँ से ये भी प्रतीत होता है कि कोई कास्टिज्म की बात नहीं, यदि आप में टैलेंट है तो वो चीज़ कर सकते, ऐसी बात नहीं कि कास्टिज्म यदि है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वो चीज़ करने के लिए। और बिस्मिल्लाह खां जी का मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हो जाता है और काफ़ी समय तक वो बीमार से सफ़र करते हैं और उस दिन स्टेट के थ्रू उसके फ्यूनरल में बहुत सारे मिनिस्टर्स शामिल होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दिन के लिए उसके शोक दिवस के लिए मौन यानी एकदम मौन रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ना एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट को खो दिए, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को, क्योंकि इसने शहनाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना एक अहम योगदान दिए। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।